और ऑप्शन हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आपके लिए कोई रिश्ता है, आपको बोला गया है कि भाई यही ढूंढना है, ये नहीं तो ये, आपको ऐसा कंडीशन दे दिया गया तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने बोला या तो यही लेना है या तो यही लेना है, पर अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। दोस्तों, प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से आपका एमएसटी सीईटी का पेपर स्टार्ट हो रहा है और मैं आपके लिए लाया हूं महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं 12th मैथमेटिक्स 1 जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं सभी का पूरा दोस्तों मैं कंटेंट लेकर आया हूं। सब एक एक पेज का कंटेंट है। अगर आप इसे अच्छे से देखो, अब यहां से मैट्रिसेस चालू हो गया। यहां पे अगर आप देखो तो इसे आप ऐसा भी देख सकते हो कि सर हर रिलेशन में कौन से फॉर्मूलेस याद करने हैं वो यहां पे मिल जाएगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पे मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप आराम से 30 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा मैथ्स 1 रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो पर रिस्पांस बहुत अच्छा दिखाया तो मैं शाम 4 या 5 बजे तक एक और वीडियो दे दूंगा मैथ्स पार्ट 2 पे। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना हेल्प हो रहा है इस वीडियो से। तो आप नीचे कमेंट करना तो जरूर मैं बना दूंगा। पर जो मैंने अभी ये बनाया है, क्योंकि मैथ्स पार्ट 1 में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने सब कुछ बनाया, बहुत अच्छे से बनाया है। प्लीज यहाँ पे अच्छे से 1 बाय 1 ध्यान दो, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें मैथमेटिकल लॉजिक में, तो सबसे पहला हमारा टर्म आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? जहां पे ऐसा सेंटेंस जो आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो तो उसे मैं क्या बोलूंगा? स्टेटमेंट बोलूंगा। सर एग्जाम्पल देके बता सकते हो क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। आप बोलोगे मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, मतलब ये ट्रू है। और जहां पे अगर ये ट्रू है तो मतलब ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि नागपुर इज द कैपिटल, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली, तो ये फॉल्स है। तो जहां पे मैं ट्रू और फॉल्स बता पा रहा हूं उसको मैं स्टेटमेंट बोलूंगा। अगर मैं बोलूंगा कि प्लीज ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो रिक्वेस्ट वाले टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होता। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देख लो। ट्रूथ वैल्यू को हम अगर स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो उसको हम कैपिटल टी लिखते हैं, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कैपिटल एफ लिखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए। अब आप बोलोगे सर ये हमें कहां मिलेगा? अगर आप चाहते हो कि ये नोट्स आपको पूरा का पूरा मिल जाए तो आपको हमारा प्रदीप गिरी सर जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना होगा। उस डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको दिखाई देगा क्विक रिवीजन नोट्स फॉर एमएसटी सीईटी। आप उसे पूरा का पूरा वहां पे आप डाउनलोड करो और आराम से आप अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे एंड है, और उसके पहले अगर आप मेरे वीडियो से चीजों को समझ लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद करने में और इजी हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो पूरा का पूरा देख लेना, देन उसको डाउनलोड कर लेना, आपका पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। और बाकी वीडियोस में तो मैंने बहुत सारी चीजें कराई है। एंड का सिंबल है, और का सिंबल है, नॉट का सिंबल है, इफ देन का सिंबल है और इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है। तो सबसे पहले आपको सिंबल्स रिवाइज कर लेना है, देन उसके बाद आपको टेबल्स पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे कोई टेबल भी नहीं ड्रॉ किया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बोथ ट्रू आंसर ट्रू। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, अगर समझो यहाँ पे मैंने टेबल, मैं इसलिए टेबल नहीं बनाया, टेबल आपको नहीं याद करना है। अब ये याद कर लो, टेबल अपने आप याद हो जाएगा। देखो पी क्यू है, यहाँ पे पी एंड क्यू है, यहाँ पे हम टी टी लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एफ एफ, यहाँ पे हम टी एफ लिखते हैं। इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो अगर आपने बस इतना याद कर लिया, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, तो अपने आप आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। देन दूसरे में और में हम क्या करते हैं? बोथ फॉल्स आंसर फॉल्स, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। यहां पे हम अपोजिट लिखते हैं, इसलिए आपको मेरा वीडियो भी देखना जरूरी है, जिससे मैं कहीं कहीं पे कुछ चीजें बहुत शॉर्ट में लिखा हूं तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके दिमाग में बैठते जा रहा है। फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। देन यहाँ पे क्या है? अगर बोथ द वैल्यूज आर सेम, देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सेम लिखा है, बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू। अगर वहां पे एफ एफ आ रहा है और अगर ये सिंबल है तो भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको आगे क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे कुछ ये आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, आप उसका कन्वर्स जस्ट उसका उल्टा कर दो। देखो यहाँ क्यू लिखा पहले, फिर पी लिखा, देन इसके बाद इनवर्स में क्या है? ये दोनों में निगेशन डाल दो। देखो दोनों में निगेशन है, और जस्ट इसी का उल्टा कर दोगे, क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देन दोस्तों इसके बाद आप देखोगे लॉ, बोलोगे सर आपने तो पूरा लॉ लिखा नहीं है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि पूरा लॉ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे कॉम्यूटेटिव लॉ आपको पता है,
P और Q को हम Q और P लिख सकते हैं। देन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है, जहां पे हम कॉमन लेते हैं या अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ मतलब जहां पे हम ब्रैकेट लेते हैं। तो ऐसे आपको मैक्सिमम लॉ तो खुद ही याद है, बट ये दो लॉ बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। चलो मैं याद करा दे रहा हूं। देखो आपको कैसे याद रखना है, देखो यहां पे जान दो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिख रहा है यहां पे, चलो कलर दूसरा ले लो, ऐसा है और ये ऐसा है। ये दो लॉ आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर समझो मैंने यहां पे ऐसा लिखा है तो यहां पे एंड है, और एंड के लिए हम क्या याद रखते हैं, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, देन आंसर इज ट्रू। अगर एंड है, सुनो अभी यहां पे अगर एंड आया और ट्रू आया तो हम आंसर कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट वाला। और अगर एंड है और ट्रू नहीं आया तो आंसर कौन सा लिखेंगे, सेकंड वाला। तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी लॉ याद रखना है। एंड है, ट्रू है, आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। एंड है, ट्रू नहीं है तो आंसर कौन सा आएगा, सेकंड वाला। तो देखो आपको ये दोनों याद हो गया। देखो एंड है, ट्रू है, आंसर फर्स्ट वाला। एंड है, ट्रू नहीं है, आंसर सेकंड वाला। एंड है और है, अब हम और के लिए क्या याद रखते हैं दोस्तों, एंड है और है, एंड है और है। और के लिए दोस्तों हम क्या याद रखते हैं, और के लिए बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। एंड है और है, सॉरी और है और एफ है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट वाला। अब देखो यहां पे और है, एफ है, तो आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। और है, एफ नहीं है, तो आंसर कौन सा आएगा, सेकंड वाला। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको मेरे साथ ये देखना, मतलब अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपका मैक्सिमम पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ, बहुत इजी है। यहां पे देखो दोनों के दोनों टर्म है, यहां पे दोनों के दोनों टर्म है और बीच में क्या आया, एंड आया। अगर बीच में एंड आया, देखो लाइफ में हमारे एंड बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता। एंड मतलब या तो ये या तो ये, और मतलब ऑप्शन क्या होता है पता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं। तो और ऑप्शन हमारे लाइफ में बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल अगर समझो आपके लिए कोई रिश्ता आया, आपको बोला गया है कि भाई यही ढूंढना है, ये नहीं तो ये, आपको ऐसा कंडीशन दे दिया गया तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने बोला या तो यही लेना है या तो यही लेना है, पर अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए ये भी ले लो, 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 और हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और मतलब ट्रू, देखो और आया तो ट्रू, एंड आया तो फॉल्स। तो इस तरह से आपको ये याद रख लेना है। देन दोस्तों इसके बाद चलते हैं आगे, बहुत मजा आ जाएगा अगर आप ध्यान से देख लोगे ना, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। निगेशन में देखो, निगेशन में अगर एंड है तो देखो निगेशन ऐसा ही आता है, एंड का और हो जाता है। ये देखो निगेशन में निगेशन पी ऐसे ही आया, और का क्या हो गया, एंड हो गया। सेम जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये दोनों का निगेशन आपको अच्छे से याद कर लेना। निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये सेम टू सेम यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है और बीच में और है, तो ये डबल इंप्लाइज। तो इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो सीरीज का कैसे याद रखोगे, अगर कभी भी कोई भी स्विच सीरीज में है तो एंड आता है। देखो यहाँ पे S1 को मैंने P ले लिया, S2 को मैंने Q ले लिया। अगर S3 रहता तो मैं R लेता। अगर यहाँ पे S1 डैश होता तो यहाँ पे मैं क्या लेता, निगेशन P। और दोनों किस में है, सीरीज में है, तो इसलिए एंड आया। वही अगर दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, और आया। तो यहाँ पे आपका लेसन नंबर फर्स्ट पूरी तरह से रिवाइज हो गया। अब देखो लेसन नंबर सेकंड में क्या क्या याद रखना है, बहुत बेसिक से मैट्रिसेस बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसको मैं रो बोलता हूं, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 2:2। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कितने रो है, 2 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 2:3। बाद में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होना चाहिए। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। 3x3 का क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देन इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताया। देखो 1 ऐसे ही लिखा, ये 1 लिखा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। ये 1 लिखा तो ये क्या आया, आया है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, एक सेकेंड ना, हाँ, अगर मैंने सपोज यहाँ पे 1 लिया तो ये जिस रो और जिस कॉलम में वो कैंसिल हो जाएगा और बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे देखो 5 3 15 -12। देन इसके बाद ये जैसे ही हो गया, फिर हमने कौन सा नंबर लिया, जब मैं दूसरा नंबर लूंगा ना तो माइनस के साथ लूंगा। तो ये जिस कॉलम जिस रो में है और जिस कॉलम में कैंसिल, अब इसका मल्टीप्लिकेशन 12 और यहाँ पे 42। देन इसके बाद लास्ट वाला नंबर हम लेंगे 2। देखो 2 लिया, ये जिस कॉलम में जिस रो में कैंसिल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8 35।
तो इस तरह से आप अपना क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो एक रिवीजन मैंने डिटर्मिनेंट पे भी दे दिया। आपको ये पता होना चाहिए अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसको हम 1 1 बोलते हैं, इसको 12 बोलते हैं, इसको 13 बोलते हैं। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो वैसे ही ये 13 तक हुआ तो यहाँ पे कहां से चालू हो गया, 21 22 23, ये 31 32 33। वैसे ही अगर ये ऐसा है 2x2 का है तो 11 12 21 22। देन इसके बाद दोस्तों माइनर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो ये है, ये आपको पता है कि 1 1 है, 11 है, ये क्या है 12 है, ये क्या है 21 है, ये 22 है। अगर आप 11 का माइनर निकालने जाते हो, अगर आप 11 का माइनर निकालते हो तो ये वाला छुप जाता है। ये जिस रो में है वो रो कैंसिल हो जाएगा, जिस कॉलम में वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5। अगर आप 12 का निकालने जा रहे हो मतलब ये, तो ये जिस रो में है 3 कौन से रो में है, फर्स्ट में, कॉलम में है सेकंड में, तो आंसर क्या आएगा 4। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये भी मैंने क्विक रिवीजन दे दिया, इसलिए मैं इसको फॉर्मूला नहीं बोल सकता, मैं इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं। देखो माइनर, अगर समझो 3x3 का मैट्रिक्स अगर आपको माइनर निकालना, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 माइनर लिया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहला जो मैंने माइनर यहाँ पे लिया है 1 1 का लिया है। 1 1 का माइनर मतलब मैंने कौन सा माइनर लिया है दोस्तों, ये वाला। ये और ये कैंसिल हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनर आ जाएगा। देखो 6 3 18 -10, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा जो भी होगा 8। अगर समझो मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्ट 31 का निकाला, ऐसे आप सबका निकाल सकते हो। समझो अगर मैंने 31 का निकाला, 31 मतलब कौन सा आएगा, ये वाला। ये कैंसिल, बस इसका क्रॉस करो, देखो यहाँ पे 6 होगा और 24 होगा। माइनर निकालने आया, समझ में आया तने। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अपने पास कितने मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड नंबर 1 है और एक है मेथड नंबर 2। पानी होगा तो देना। मेथड नंबर 1 में हम क्या लेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। और मेथड नंबर 2 जो है वो हम ERT से जब सॉल्व करते तो हम सम ऐसे स्टार्ट करते, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब यहाँ पे को फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होगा। को फैक्टर का फॉर्मूला है AI -1 I + J MIJ। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे एडजॉइन मेथड से कैसे हम ए इनवर्स निकालते, पूरा मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है। पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, जिसने देखो पूरा पढ़ा होगा उसको सब मेथड समझ में आ रहा होगा। देन हम माइनर निकालते हैं, देन हम को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर निकालने के बाद हम को फैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। को फैक्टर मैट्रिक्स के बाद हम एडजॉइन मैट्रिक्स निकालते हैं। जस्ट उसी को फैक्टर मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं एंड देन ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए। देन इसके बाद अगर आप ERT मेथड से अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ERT मेथड से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो नहीं, ये अगर आप ERT मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आप सम कहां से स्टार्ट करोगे, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। यहां से आप सम स्टार्ट करोगे और a आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i में। i मतलब समझो 1 होता है तो 1 इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ पे क्या a इनवर्स। और ये वाला जैसे यहाँ पे आप अप्लाई करोगे वैसे ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं ये मेथड बता रहा हूं बस आपके। अब देखो यहाँ पे मेथड ऑफ इन्वर्जन है, ये बस इसे आप फॉलो करो। बाजू में मैंने एग्जांपल की तरह बताया। सबसे पहले मेथड ऑफ इन्वर्जन सॉल्व करने के लिए आप सबसे क्या निकालो, ए इनवर्स। बाद में आप मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखो। देन एक्स प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स, दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्स आएगा और ए इनवर्स बी। जस्ट यहाँ पे आप ए इनवर्स का आंसर रखो, बी का आंसर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब सॉरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। अब सभी के आप एक एक एग्जाम्पल देख लो, आपका रिविजन हो जाएगा। रिडक्शन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है, बाद में ए को आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, देखो मैंने यहां पे बताया। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स यहां पे है, बता दे रहा हूं मैं, यहां पे अगर सपोज कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल है इसके नीचे का एलिमेंट क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है। तो उससे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप अपर ट्रायंगुलर में लाने के बाद मल्टीप्लाई कर दो और बाद में यूज इक्वालिटी से आप सम सॉल्व कर सकते हो। प्लीज 2 सम इसके देख लो, आपको ये टॉपिक भी समझ जाएगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, पर 1 बाय 1 अगर आप ध्यान दोगे तो सब चीजें बता दूंगा। देखो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो हमारा हमेशा थीटा का जो वैल्यू है 0 ग्रेटर देन इक्वल से लेके किसके बीच में होना चाहिए, 2 पाई से लेस होना चाहिए। आपको ये रूल पता होना चाहिए, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूंगा क्योंकि भाई एक क्विक रिवीजन लेक्चर है, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप बहुत फास्ट बोले। क्योंकि क्विक रिवीजन लेक्चर है, मुझे पता है कि आपने पूरे साल भर सब पढ़ लिया है,
अब आप रिवाइज कर रहे हो तो बस वही मैं इसलिए लेक्चर ऐसा बना रहा हूं। अगर मैं इसको बहुत लंबा खींच दूंगा तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पाई है और यहाँ पे क्या 3π/2 है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, समझो cos x इक्वल टू 1/2 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले cos के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos के टेबल में। अब अगर आप sin 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो वैसे cos 60 क्या होगा 1/2। तो cos 60 को मैं क्या लिखूंगा π/3। अब मैंने π/3 लिखा तो cos कैंसिल होके x इक्वल टू π/3, एक वैल्यू मुझे मिल गया। पर यहां पे एक और वैल्यू आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे आपको समझना कैसे है, अगर कभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो आपको यह समझना है कि सबसे पहले जो हमारा cos है ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, या तो फर्स्ट में होगा या तो फोर्थ में होगा। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज फोर्थ में है, तो फोर्थ में अगर मुझे वैल्यू लिखना है cos का तो मैं कैसे लिखूंगा, फोर्थ में मैं कोई भी टर्म ना 2π माइनस के टर्म में लिखूंगा। कोई भी टर्म अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूं तो किसके टर्म में लिखूंगा 2π माइनस में। यहां पे कोई भी टर्म अगर मैं लिखूंगा तो पाई माइनस के टर्म में लिखूंगा, पर ये यहां पे कोई भी टर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा पाई प्लस के फॉर्म में। तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख रहा हूं तो देखो मैं यहाँ पे देखो 2π माइनस जो भी एंगल दिया वो लिखा। देन यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना है 5π/3। cos कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना है 5π/3। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। जिसने उस मेथड को रिवाइज किया होगा उसको समझ में आया होगा। अब भाई जिसने रिवाइज नहीं किया होगा उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। जनरल सॉल्यूशन में हम तीन चीजें याद करते हैं, साइन इक्वल टू 0, कॉस इक्वल टू 0, tan इक्वल टू 0। तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये है। अगर वो अल्फा के टर्म में है, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा है, तो इसका ये याद करना है। और बाद में स्क्वायर फॉर्म में है तो उसका ये याद करना है। तो ये आपको अगर याद होगा तो आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, देखो साइन इक्वल टू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सा वाला टाइप हो गया मुझे बताओ, साइन x इक्वल टू 0 वाला टाइप हो गया। तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू nπ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा होगा, देखो साइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू nπ। अब यहाँ पे आप ये जो दिया है इक्वल टू आप nπ लिख दो, और यहां से x का वैल्यू निकालना है। यहां से अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे चले जाएगा। हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब समझो यहाँ पे सेक है, हमने साइन कॉस टेन के टर्म में चीजें पढ़ी है, तो इसको आप कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा उल्टा 1 अपॉन समथिंग। और कॉस के टेबल में 1 अपॉन √2 किसका आंसर है cos 45। तो देखो cos π/4 लिखा। अब cos π/4 लिखा तो अब देखो ये कौन सा टाइप हो गया, ये वाला टाइप, cos x इंटू cos अल्फा, cos x इंटू cos अल्फा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये cos x है और ये क्या cos अल्फा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। देन x विच इज इक्वल टू 2nπ। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है x विच इज इक्वल टू, देखो x विच इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो देखो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। अब बस यहाँ पे मेरा जो भी वैल्यू आया π/4 हो, बस मैंने अल्फा की प्लेस पे पुट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को दोस्तों हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट को हम क्या लेते हैं आर थीटा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देन ये फॉर्मूला याद कर लो, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। देन ये फॉर्मूला याद कर लो, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन टेन थीटा विच इज इक्वल टू y बाय एक्स। अब इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी ले लिया है। देखो यहाँ पे इन्होंने पोलर फॉर्म में दिया है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको फॉर्मूला याद है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। आपने r का वैल्यू लिख दिया और कॉस समथिंग वैल्यू लिखा, इसको कैंसिल किया, x इक्वल टू कितना है 1, वैसे y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म में दिया था, आपने किन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कार्टेशियन फॉर्म में। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। देन इसके बाद साइन रूल आपको पता होना चाहिए, स्मॉल a अपॉन साइन a, स्मॉल b अपॉन साइन b, स्मॉल c अपॉन साइन c इक्वल टू k लिख के हम स्मॉल a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इसके बाद आपको कोसाइन रूल याद रखना है। कोसाइन रूल बहुत इजी है, cos a cos b cos c। cos a है, a के बाद क्या आता है b, तो देखो यहाँ पे स्मॉल b से स्टार्ट किया है। b के बाद क्या आता है c, स्मॉल c, और जो है वो माइनस में आएगा, और अपॉन स्टार्टिंग का 2 है वो नीचे आएगा 2 के साथ। तो वैसे आप ये पूरे फॉर्मूले याद कर सकते हो। cos b का निकालना, b के बाद क्या आता है c आता है, तो देखो यहाँ पे c स्क्वायर, b के बाद क्या है c है तो c स्क्वायर, c के बाद क्या आएगा a आएगा तो a स्क्वायर, b है यहाँ पे तो यहाँ माइनस b स्क्वायर, और अपॉन क्या आएगा 2 पहला दूसरा। देन ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल भी बहुत इजी है। स्मॉल a लिखा, स्मॉल a के बाद स्मॉल b लिखो और स्मॉल c लिखो, और यहाँ पे स्मॉल c है तो यहाँ पे cos कैपिटल C आएगा, और यहाँ पे क्या है स्मॉल b है तो यहाँ पे क्या आएगा cos कैपिटल B। यहाँ पे क्या लिखा है b है, b के बाद क्या आता है c, c के बाद क्या आता है a।
तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम जो टर्म लिखते हैं ये वाला स्मॉल ए है ना, ये स्मॉल ए है, तो यहाँ पे क्या कॉस ए, और यहाँ पे क्या है स्मॉल सी, तो यहाँ पे क्या है कॉस कैपिटल सी। तो इस तरह से ये वाला भी पूरा याद हो गया। देन हाफ एंगल फॉर्मूला, जिसके अंदर सबसे पहले आपको एस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और उसी को अगर मैं यहाँ पे दूंगा 2s फॉर्म में फॉर्मूला है। देन ये हाफ एंगल के सभी फॉर्मूलेस को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। देखो साइन ए बाई टू, कॉस साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू, बहुत ईजी है। ए के बाद क्या आता है बी, देखो यहाँ पे साइन सॉरी एस माइनस बी, बी के बाद क्या आता है सी, एस माइनस सी अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। वैसे बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ए, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। देन इसके बाद कॉस में कैसे याद रखोगे दोस्तों, कॉस में एस होगा और सेम ये वाला लिखना होगा, जैसे वहां पे आगे लिखते हैं वैसे ये सेम लिखना होगा, जैसे देखो एस, एस माइनस ए, इसमें आगे वाला नहीं लिखते। देन इसके बाद ये देखो यहाँ पे जो हमने वहां पे टर्म लिखा है, ए के बाद क्या आता है बीसी, तो यहाँ पे बीसी है, तो इस तरह से आपको ये वाला भी लिखना है। देन इसका tan का कौन सा पता है, जो साइन का है, देखो साइन का जो वैल्यू है और ये कॉस ए का जो वैल्यू है, ये पूरा ऊपर वाला, ये पूरा ऊपर वाला और ये पूरा, ये सॉरी ये पूरा, वो देखो उसका आंसर होगा। ध्यान से देखो, ये देखो ये पूरा ऊपर वाला, ये वो नीचे का वैल्यू क्या हो, बीसी बीसी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। हेरोस फॉर्मूला आप याद रख सकते हो जो आपने 8 क्लास में पढ़ा है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1 अपॉन, देखो ये डिपेंड करता है कि आपका साइन ए का वैल्यू कि साइन बी का कि साइन सी का। अगर सपोज साइन ए का है, ए के बाद क्या आता है बी और सी, तो यहाँ पे बी सी हाफ, बी के बाद क्या आएगा, बी के अलावा क्या बचता है एबीसी में, सी और ए, तो यहाँ पे सी और ए, सी के अलावा। तो बहुत फास्ट रिवीजन आपका होते जा रहा है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे tan a माइनस बी अपॉन 2, सेम है देखो यहाँ पे a माइनस बी है और सेम नीचे क्या a प्लस बी है, और सेम यहाँ पे tan है, उसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा cot, ये a b है तो यहाँ पे क्या आएगा c आएगा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले। हाँ इनवर्स में मैंने यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट इनवर्स में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट वो मैंने लिख दी। कभी भी अगर समझो हमारा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y का वैल्यू भी ग्रेटर 0 है और एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो 1 से छोटा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और सेम यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेम है, पर अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पे भी 1 से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे पाई प्लस लेना है। देन इसके बाद आपको ये पूरे वैल्यूज याद होने चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स के लिए आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स का वैल्यू हमेशा देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब इक्वल टू भी रहेगा, मतलब कहां से कहां तक रहेगा, पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक रहेगा। यहां पे कॉस इनवर्स मतलब ये कहां से कहां तक रहेगा, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 और पाई भी इंक्लूड है। tan इनवर्स मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है, इसके बीच का वैल्यू है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और कोसेक में देखो ये सेम वैल्यू है, पर कौन सा वैल्यू नहीं आएगा, पूरा वैल्यू आएगा, पर बीच का जो 0 है वो नहीं आएगा, इसलिए इसको अलग से लिखा जाता है। इसमें भी देखो पूरा वैल्यू आएगा, पर पाई बाय 2 जो बीच में है वो नहीं आएगा, और समथिंग यहाँ पे भी हमने लिख दिया है। तो इस तरह से आपको ये पूरा याद रखना है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लाइंस, बहुत अच्छा लेसन है ये भी। इसमें मैंने पहले 11th का स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर दिया है कि अगर समझो आपको अगर कभी भी स्लोप निकालना है, देखो बहुत अच्छा मैंने आपके लिए नोट्स बनाया, रात को बैठ के मैंने सब चीजें लिखी फटाफट, और मैं सोचा कि कल मैं ऐसा कुछ दे दूं क्योंकि मैंने कोई कमिटमेंट आपसे किया नहीं था। और आज का जो मैं बोल रहा हूँ कि 4 बजे का जो मैं आपको मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो मैं दे दूंगा, पर उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे लगातार लेक्चर्स हैं। पर ये जरूर है कि मैंने पार्ट 2 में हमें ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखा होगा तो स्टार्टिंग में ही मैंने सब थियरी का पार्ट लिख दिया है। पार्ट 2 में सम ज्यादा होते हैं, थियरी नहीं होता, यहाँ पे फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं पार्ट 1 में। तो आप सेम पार्ट 2 का भी आप बना सकते हो खुद से, अगर आपने इसे देख लिया तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे बनाते हैं, कैसे लास्ट टाइम में रिवाइज करते हैं। कल ये जब आपका कल से एग्जाम जब भी हो, ये सीट आपके पास हमेशा होना चाहिए, इसका प्रिंट निकाल लो और बार बार इसी को रिवाइज करो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो यहां पे नेक्स्ट पेयर ऑफ लाइंस, अगर फॉर एग्जांपल हमें थीटा दिया है और हमें स्लोप निकालना है तो हम m इक्वल टू टेन थीटा का फॉर्मूला लेंगे, और अगर अपने पास 2 पॉइंट्स है तो हम लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हमारा लाइन पैरेलल है तो हमारा स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। हमारा लाइन परपेंडिकुलर है, सो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1। इक्वेशन ऑफ लाइन वैसे तो बहुत सारे हैं, पर यहां पे मैंने 2 ही दिया है,
y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पे मैंने क्या लिया 2 पॉइंट फॉर्म का y माइनस वाई वन माइनस वाई टू, एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू। ये x पहले भी लिखते हैं, ये टर्म उल्टा भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन अगर आपका कोई भी इक्वेशन दिया है और अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप माइनस ए बाय बी लिख सकते हो। अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो माइनस सी बाय ए लिख सकते हो, y इंटरसेप्ट माइनस सी बाय बी। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन है, अगर आपको उनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है और अगर आपको उनका स्लोप आपको पता है तो आप स्लोप से निकाल सकते हैं m1 माइनस एम2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू एम2। डिस्टेंस फॉर्मूला ये भी मैंने आपको दिया है कि अगर कोई भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, अगर आपको बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाद 12th का पार्ट आ जाता है। कभी भी अगर आपको दो कोई इक्वेशन दिया, आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर हमारा जो भी लाइन है अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका जो पेयर ऑफ लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। देन अपने को सम ऑफ स्लोप पता होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप पता होना चाहिए। सम ऑफ स्लोप एक चीज कॉमन है, दोनों के नीचे b है। सम ऑफ स्लोप में क्या आएगा माइनस 2h अपॉन बी, और इसमें क्या आएगा a अपॉन बी। देन आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिफरेंस स्क्वायर इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट। देन एक्यूट एंगल हमें अगर निकालना है पेयर ऑफ लाइन के बीच में तो ये फॉर्मूला है। वहां पे क्या था, लाइन के बीच में अगर एक्यूट एंगल, अगर पेयर ऑफ लाइन के बीच में एक्यूट एंगल है तो फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। देन दो कंडीशन के ऊपर एमएसटी सीईटी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हमारा लाइन जो है पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 होगा, और हमारा लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी का वैल्यू 0 होगा। जरूर वीडियो के बाद आप नीचे बहुत अच्छा कॉमेंट करोगे। सब चीजें मैंने आपको एक साथ दे दिया एक रिविजन के तौर पर। रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर आपका ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आया तो हमारा लाइन कैसा, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अगर लेस देन 0 आया तो कैसा है, नॉट रियल है, मतलब इमेजिनरी है। पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा लाइन जो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, तो मतलब उसका जो हमें इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइन का कैसा आएगा, सेम स्टार्टिंग का इतना सेम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर। और उसके बाद आप गुड फ्राइडे याद रखो, यहाँ पे देखो gf लिखा है, तो यहाँ पे कितनी gf है, 2 है, यहाँ पे भी 2f है, और ये x की gf है, और यहाँ पे किसकी gf है, y की, और प्लस c। इस तरह से आप याद रख सकते हो। देन अगर समझो कि ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, abc प्लस 2fgh। अब यहाँ पे पहला a लेना है और f का स्क्वायर लेना है, फिर b लेना है, g का स्क्वायर लेना है, फिर c लेना है, h का स्क्वायर लेना है, और ये तीनों माइनस में। अगर ये पूरे को सॉल्व करके अगर आंसर 0 आता है, और एक और कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा जो लाइन है वो पेयर ऑफ लाइन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगर इसके बाद हमें एक्यूट एंगल इसका भी निकालना है तो सेम फॉर्मूला है, और इसके लिए भी कंडीशन सेम है कि अगर वो कोइंसिडेंट है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। इससे अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है वेक्टर, सबको बहुत डर देता है। तो वेक्टर का अगर आपने इतनी चीजें रिवाइज कर ली तो आपको वेक्टर में आ जाएगा मजा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है नॉर्मल सा 11th क्लास रिवाइज किया कि यहाँ पे आपने आर का समझो वैल्यू लिखा आर वेक्टर के फॉर्म में। अगर मुझे इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसी को अंडर रूट में ले लूंगा और आगे के नंबर्स का स्क्वायर लेना होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। पोजीशन ऑफ वेक्टर, जैसे मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो मैं पोजीशन वेक्टर बी में से पोजीशन वेक्टर ए को क्या कर दूंगा, माइनस। देन इसका कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। वैसे कॉलिनियरिटी के बहुत सारे कंडीशन है, पर अगर समझो ये दो वेक्टर एक दूसरे को कोलिनियर है, सपोज अगर वेक्टर पहला वाला दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, कंडीशन ऑफ मतलब कोलिनियर बोलूंगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे मैंने प्रॉपर्टीज लिखे हैं, पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो याद रखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर्स अगर सपोज एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। वही अगर दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को पैरेलल है, देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा आगे, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को पैरेलल हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। देखो दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, पर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर आपको कभी भी अगर समझो बोल दिया कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो दोनों का डॉट ले लो और इक्वल टू 0 ले लो। टू वेक्टर्स आर पैरेलल या कोलिनियर तो दोनों का क्रॉस ले लो इक्वल टू 0। तो जो मेन प्रॉपर्टी वो मैंने लिख दिया। देन यहाँ पे देखो आई जे जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है इसलिए इसका वैल्यू 0 आता है। जो मेन है वही मैं बता रहा हूं। देन देखो यहाँ पे हाँ डॉट प्रोडक्ट का आंसर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फोटो लगता है, चलो मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ चलो यहाँ पे दिया है
डॉट प्रोडक्ट देखो ये दो वैल्यूज दिए हैं और हमें अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ये दोनों बस इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, a1 b1 a2 b2 और a3 b3। देन यहाँ पे अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में आऊं तो वही सेम है। क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना कि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं बी ए को अगर मैं उल्टा ए बी लिखता हूं तो माइनस साइन लेना होगा। एंड देन ये वाला एक मेन कंडीशन था। और बाकी तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कैसे निकालते, सपोज दो वेक्टर आपको दिए उसका क्रॉस निकालना, तो इसको डिटर पहले आई जे के लिखो और इसके वैल्यूज लिखो और इसके, जैसे वहां हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं वैसे यहां नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है, सपोज ए बी सी आर द थ्री वेक्टर एंड एक्स वाई जेड आर स्केलर मल्टीपल, तो इस तरह से हम लिखेंगे एक्स इंटू ए वैक्टर वाई इंटू बी वैक्टर जेड इंटू सी वैक्टर। देन इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन है तो एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, अगर समझो वही अगर एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस आएगा, मिड पॉइंट है तो दोनों का भाई प्लस करो डिवाइड बाय 2 लो, अगर समझो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है तो तीनों का प्लस करो डिवाइड बाय 3 लो, टेट्राहेड्रॉन है तो उसमें 4 पॉइंट होंगे डिवाइड बाय 4। फटाफट फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एमएसटी सीटी में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो भाई ये तो करके ही जाना। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी को ही हम क्या लिखते हैं ए बी सी, और इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब ये होता है, ये मतलब तीनों को डिटरमिन, जैसे अब समझो यहाँ पे ए वेक्टर है बी है सी है और मेरे को इसका एसटीपी निकालना है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ये एमएसटी सीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखोगे तो इस पे ही पूछा गया है। तो देखो A1 A2 A3 लिखा, B1 B2 B3 लिखा, C1 C2 C3 लिखा और जस्ट इसको डिटरमिनेंट सिखाया हूं, सॉल्व कर दो हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एसटीपी के आपको पता होना चाहिए। इफ एनी टू वेक्टर्स इन एसटीपी आर सेम या कोलिनियर देन एसटीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसके अंदर देखो दो वेक्टर सेम है, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो देखो ए और यहाँ पे ए सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा 0। साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ वेक्टर इन एसटीपी डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बी सी ए लिखा है पर यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रही है ना पता है साइकिल में चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे ए है, ये देखो ए यहाँ पे, फिर ए के बाद डायरेक्ट मैंने क्या लिखा बी लिखा है और बी के बाद जो है सी है, मतलब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं तो दो को नहीं कर रहा हूं, सबको साइकिल में चेंज कर रहा हूं। ये ए वाले को मैं धक्का दिया, ये आगे आ गया, फिर ये वाला भी अपना पोजीशन एक पॉइंट आगे ले लिया, ये भी ले लिया। तो ये अगर साइक्लिक चेंज होगा तो कर सकते हो, कोई साइन नहीं चेंज होगा। बट इसके बाद थ्री वेक्टर्स, हाँ ये एक टिक मार्क कर लेना। अगर कोप्लेनर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो समझ जाना कि एसटीपी का आंसर क्या आएगा 0। थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, जब उसका एसटीपी क्या होगा 0 होगा। तो इसके ऊपर फाइंड वैल्यू ऑफ के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कोप्लेनर वर्ड देखा ना, तुरंत आप क्या कर दो उसका एसटीपी ले लो इक्वल टू 0 ले लो। इफ एनी टू वेक्टर्स इन एसटीपी आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू चेंज इन साइन ओनली। बट अगर समझो यहाँ पे देखो 3 वेक्टर्स हैं पर इसमें से मैंने 2 वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दिया, ये दोनों का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं तीनों को करता साइक्लिक मैनर में तो कोई साइन नहीं देना पड़ता, पर अगर मैं 2 को चेंज कर रहा हूं तो यहाँ 7 है तो यहाँ पे क्या होगा -7। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पता होना चाहिए एबीसी, मतलब यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होता है एसटीपी। डायरेक्ट आप इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में लेके आंसर निकालते हो और यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन में 1/6 है। देन इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के 2 कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है, इसके ऊपर भी एमएसटी सीईटी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर हमें एडजेसेंट साइड पता है तो आप डायरेक्ट उसके साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको डायगोनल्स पता है तो उसके डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड लेके फिर उसको हाफ करो तो आपका आंसर आएगा। देन अगर अब नेक्स्ट टर्म है दोस्तों, यहां पे नेक्स्ट टर्म है हमें डायरेक्शन एंगल मतलब DAS, अल्फा बीटा ग्यामा। अल्फा एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ होगा, बीटा क्या होगा वाई एक्सिस के साथ होगा, ग्यामा किसका होगा जेड एक्सिस के साथ। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है LMN, दिमाग में बिठा लेना। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन को हम क्या बोलेंगे DCS बोलेंगे। और ये अगर आपको अल्फा बीटा ग्यामा पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट निकाल सकते हो। L = cos अल्फा, M = cos बीटा, N = cos ग्यामा। बाद में L² + M² + N² = 1। ये भी एक रिलेशन याद रखना हो सकता है आपको, LMN का वैल्यू दे, L और M का दे और N निकालने को बोले। देन अगर आपको डायरेक्शन रेशियो, देखो डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है DCS मतलब क्या होता है LMN, डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या होता है DRS मतलब क्या होता है ABC, सब मैं ब्रैकेट में लिखा हूं। अगर आपको ABC दिया है और आपको LMN निकालने को बोला है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ऑलरेडी एमएसटी सीटी में पूछा जा चुका है। देन अगर आपको 2 पॉइंट्स दिया है और आपको बोला है DRS निकालना है तो जस्ट इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो यहाँ आपको डायरेक्ट DRS मिल जाएगा। और यहाँ पे ये लेसन अपना, सॉरी एक और पॉइंट बाकी, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अगर 2 लाइन के बीच में एंगल्स निकालना है तो अगर आपको DRS पता है
तो आप ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और ये तीन रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू डैश, नीचे ऑप्शंस आते हैं। तो ये तीनों नोटेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब लास्ट लाइन और प्लेन। लीनियर प्रोग्रामिंग में आप एक दो क्वेश्चन का बस प्रैक्टिस कर लो, उसमें कोई थियरी का जरूरत नहीं है। आप एक दो को प्रैक्टिस कर लो, ग्राफ थोड़ा बहुत आपको ड्रॉ करने आएगा तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अराउंड 34 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, देखते हैं, पर बहुत अच्छा आपका एक रिवीजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले देखो मैंने यहां पे लिखा है कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर। अगर ये है पासिंग थ्रू अ पॉइंट है और पैरेलल टू गिवन वेक्टर है, तो उसके दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अब इसमें ए बार क्या है, हमारा पॉइंट है, बी बार क्या है, जो पैरेलल वेक्टर है वो है। पर वही अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में जाऊं तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ए बी सी कहां से मिलेगा आपको, जो वेक्टर पैरेलल है, मतलब बी बार जो वेक्टर है ना, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया होगा, डीआरएस का वैल्यू दिया होगा तो डायरेक्ट लिख दो। और x1 y1 z1 कहां से मिलेगा आपको, पॉइंट। तो कभी भी अगर पॉइंट और पैरेलल टू वेक्टर आया तो अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तो ये फॉर्म में निकालो, और कार्टेशियन फॉर्म में तो ये फॉर्म में निकालो। नेक्स्ट है, अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म बोला है, सॉरी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स बोला है तो वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालना, तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी माइनस ए बार, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट आपको दिया है और बोला है कि लाइन का इक्वेशन निकालो कार्टेशियन फॉर्म में, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब देखो पॉइंट को मैंने अल्फा लिया है, लाइन का इक्वेशन है, बहुत इजी है। देखो अल्फा माइनस ए दिखाई दे रहा है, होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ब्रैकेट है, अल्फा माइनस ए डॉट बी है, ये देखो ये वाला बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये मैग्नीट्यूड ये सब कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस पता होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 लाइन दिया हुआ है, अगर मुझे उसके बीच का डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है, a2 माइनस a1, यहाँ पे b2 माइनस b1, दोनों के बीच में डॉट है, ये सेम नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में अगर चाहिए तो ये देखो 2 लाइन का इक्वेशन है, पूरा का पूरा पहले, क्योंकि भाई डिस्टेंस की बात है तो मॉड ले लिया। देन यहाँ डिटर्मिनेंट देखो यहाँ पे बहुत ईजी है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दिखाई दे रहा है। देन ये सभी के डीआरएस, ये सभी के डीआरएस नीचे लिखा है, ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, नीचे अंडर रूट है, ए बी ए बी, बी सी बी सी, ए सी ए सी, 12 21 12 21 12 21 याद रखो, होल स्क्वायर। तो मोस्टली दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हो, ये याद रखना। लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं आएगा, अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो कभी कभार बोल सकते हैं 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो समझ जाना उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर कितना है, 0। और ये वाला कंडीशन भी आप डायरेक्ट ले सकते हो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो। अब दोस्तों इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, 2 लाइंस दिया है, दोनों के बीच अगर पैरेलल है तो a2 माइनस a1, और पैरेलल है तो दोनों का डीआरएस सेम होगा, तो देखो यहाँ पे b है और सेम नीचे मैग्नीट्यूड है। अब नेक्स्ट है प्लेन, लास्ट टॉपिक। अराउंड मैं 34 मिनट से मैंने लाइन स्टार्ट किया, 37 पर खत्म कर दिया 3 मिनट में, बस बैठ के अगर आपने एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर दिए हो गए। अब नेक्स्ट है प्लेन, तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन ये है, आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू पी। देन इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन है, ये अगर आप एलिमेंट के टर्म में जाओगे तो ये इक्वेशन है, और ए बी सी के टर्म में जाओगे तो ये है, डीआरएस के टर्म में ये है, डीसीएस के टर्म में ये है। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर, मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट है और किसी वेक्टर पे, मतलब नॉर्मल को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम रन अन वाला इक्वेशन लेते हैं, रन अन, ऐसे याद रखना है। देन इसके बाद यहां पे देखो दोस्तों सेम वही इक्वेशन, अगर समझो कार्टेशियन फॉर्म में, वो वेक्टर फॉर्म में, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये भी पासिंग थ्रू द पॉइंट है, एंड नॉर्मल का डीआरएस अपने को पता, तो ये उसका इक्वेशन है, ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1, सी जेड माइनस z1। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू बी और सी, मतलब कोई वेक्टर इक्वेशन निकाल रहा हो, पॉइंट से पास हो रहा है और 2 वेक्टर को पैरेलल है, सेम रन अन वाला इक्वेशन है, बस ये दोनों का बीच में क्रॉस है। देन इसके बाद देखो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट आया, जैसे ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो पहला मैं ए बी निकाल ले रहा हूं, फिर मैं ए सी, देखो ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए बी, रन अन वाला ही इक्वेशन है।
देन अगर समझो कार्टेशियन फॉर्म में अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का तो बहुत इजी है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, यहाँ पे x3 माइनस x1। इसको ध्यान से देखना, इक्वेशन याद हो जाएगा। देन अगर आप देखोगे एंगल बिटवीन टू प्लेन, देखो ये दो इक्वेशन यहाँ पे मेन है, एक एंगल बिटवीन टू प्लेन है और यहाँ पे क्या एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन है तो याद रखना कि cos थीटा से स्टार्ट होता है, एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन है तो किससे स्टार्ट होता है, साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये लाइन है ये प्लेन है, तो आपको पता है कि यहाँ पे b आता है, यहाँ पे n आता है, तो इसलिए बन आता है और यहाँ पे उसी का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे एंगल बिटवीन टू प्लेन है तो n1 n2 है, तो यहाँ पे देखो n1 n2 और उसी का मैग्नीट्यूड, और नीचे उसी का मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। और मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखे हैं कि अगर समझो परपेंडिकुलर हुआ तो ये ले सकते हैं, पैरेलल हुआ तो ये ले सकते हैं, परपेंडिकुलर हुआ ये ले सकते हैं, पैरेलल जस्ट इसका उल्टा। अब यहाँ पे कोप्लेनर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एसटीपी में पढ़ा था, और यहाँ पे भी कोप्लेनर से रिलेटेड है। अगर सपोज यहाँ पे एक लाइन दिया है, दूसरा लाइन दिया है, कोप्लेनर कब होंगे, जब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेंगे। ए इक्वल टू यहाँ पे समथिंग है, A2 इक्वल टू समथिंग है, अगर वो सेटिस्फाई करते तो कोप्लेनर है। देन यहाँ पे समथिंग, ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे भी दिया हुआ है, और इस तरह से यहाँ पे भी आपको चीजें क्या करना है, दिमाग में बिठा लेना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जितना हो सके अपने दोस्तों तक इसे शेयर करो, और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 का भी आप ऐसे बैठ के बना लो जिससे आपको रिवीजन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके एग्जाम्स कल हैं तो आपको सब कुछ मैंने दे दिया, अगर 2-3 दिन के बाद है तो आप इसी को बार बार रिवाइज करते रहो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, देखो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। नीचे जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्यारा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए याद से कर देना। जय हिंद दोस्तों।